बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर अल्सर या बेड सोर। प्रेशर अल्सर या बेड सोर्स क्या होती है? तो प्रेशर अल्सर या बेड सोर, लेकिन इससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो एट द एंड लाइक भी दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रेशर अल्सर की या बेड सोर्स की, लेकिन इससे पहले याद रखो ना, ये प्रेशर अल्सर और बेड सोर्स कौन से पेशेंट को होती है, ठीक है। ये अक्सर वो बीमारों को होती है, मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में किसी वार्ड में उसको एडमिट किया। अब उसका लॉन्ग टाइम के लिए स्टे हॉस्पिटल में, वो ज़्यादा वक्त गुजारेगा ना अस्पताल में अपनी बीमारी की वजह से। तो चूंकि वो बेड पर पड़ा होती है तो बेड पर ज़्यादा पड़ने की वजह से ये प्रेशर अल्सर या बेड सोर्स की बीमारी होती है। तो मज़ीद हम डिफ़ाइन करते, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी डिफ़ाइन करनी थी आप लोगों को समझाने के लिए कि जो पेशेंट ज़्यादा वक्त गुजारती हैं अस्पताल में अपनी बीमारी के साथ, ठीक है, और वो बेड पर लेटा होती है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उनको ये बीमारी ज़्यादा काज होती है, प्रेशर अल्सर या बेड सोर, ठीक है। तो प्रेशर अल्सर या बेड सोर, a decubitic ulcer is a localized injury to the skin and underlying tissue over a body prominence is a result of prolonged unreliable pressure। तो प्रेशर अल्सर क्या होते हैं, याद रखना, ये एक मखसूस स्किन का एक मखसूस इलाका होती है, उसको ये खास होती है, या उसी स्किन की अंडरलाइंग टिश्यू को भी, मतलब मिसाल के तौर पर एपिडर्मिस को ये हो सकती है, डर्मस को भी, ये सबक्यूटेनियस को भी, मसल बोन लिगामेंट को भी हो सकती है। एक्चुअली होता क्या, प्रेशर अल्सर फॉर एग्जांपल आपके पास स्किन्स है, तो ये स्किन्स पर ज़्यादा टाइम के लिए, स्किन पर ज़्यादा टाइम के लिए, जिस तरह यहाँ पर प्रोलॉन्ग की बात की गई, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए प्रेशर अप्लाई होती है इसके ऊपर, और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए प्रेशर अप्लाई होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर अल्सर काज होती है। अब प्रेशर अल्सर इज वोंड, ये एक्चुअली जख्म होती है विद लोकलाइज एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। प्रेशर अल्सर क्या होती है, ये एक वोंड होती है। कैसा वोंड होती है कि फॉर एग्जांपल जिस टिश्यू को ये वोंड लगाई जाती है ना, उधर टिश्यू का नेक्रोसिस होता है। टिश्यू नेक्रोसिस का मतलब ये, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लोकलाइज एरिया है, उस लोकलाइज एरिया को ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है तो उधर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, तो न्यूट्रिएंट नहीं मिलता तो उधर जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो वो सेल कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो आखिर सेल डेथ काज होती है, और सेल डेथ की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। और चूँकि एक सेल तो डेथ नहीं होता, ज़्यादा सेल को डेथ होती, तो आखिर में मुकम्मल तौर पर टिश्यू को डेथ होती है। जब टिश्यू को डेथ होती है तो उससे वोंड बन जाती है, और ऐसे वोंड को कहते हैं प्रेशर अल्सर। बहुत सिंपल मैंने डिफाइन किया, मिसाल के तौर पर एक मखसूस सेल्स है, ये शोल्जर्स के फुला बोन जो नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके इलाके में सेल्स है, या बटक रीजन, हिप रीजन में कोई सेल्स है, तो उसको ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। तो जब उसको ब्लड नहीं मिल रहा तो उधर न्यूट्रिएंट कमी आ जाती है उन सेल को, तो न्यूट्रिएंट जब कमी आ जाती है ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उससे मसला ये होती है कि वो सेल कमज़ोर पड़ जाती हैं, और कमज़ोरी की वजह से आखिर उन सेल को डेथ होती है, और सेल डेथ को कहते हैं नेक्रोसिस। चूँकि एक सेल तो नहीं होती, ज़्यादा सेल्स को डेथ होती है, और ज़्यादा सेल मिलकर टिश्यू बनाई जाती है, तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास टिश्यू नेक्रोसिस होती है। और जब टिश्यू को डेथ होती है तो उधर वोंड जख्म बनाई जाती है, और वोंड के लास्ट में आपके पास प्रेशर अल्सर होती है। याद रखो ना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेशर सोर या बेड सोर, डेक्यूबैटिक सोर या डिस्टोरेशन सोर्स। इन नाम को आपने याद रखना होगी। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ अल्सर, प्रेशर अल्सर में बी एन एक्यूट एंड। अगर आप कहना कि फॉर एग्जांपल प्रेशर अल्सर तो है, लेकिन कितने इन टिश्यू के डीप में अगर जाए कि कौन से टिश्यू को ये वोंड जो है ना, ये प्रेशर अल्सर काज हो चुकी है, तो हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक एक्यूटिक वोंड होते हैं, क्रॉनिक वोंड होते हैं। द अंडरलाइंग काज इज प्रेशर। मोस्ट प्रेशर अल्सर डिवेलप व्हेन सॉफ्ट टिश्यू इज कंप्रेस्ड बिटवीन अ बोनी प्रोमिनेंस एंड एक्सटर्नल सरफेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉफ्ट टिश्यू है, वो सॉफ्ट टिश्यू फॉर एग्जांपल पेशेंट बेड पर पड़ा है, तो बेड का सरफेस और जो बोन है,
इनकी माबेन ये सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा टाइम के लिए कंप्रेस होती है और उसकी रिजल्ट प्रेशर अल्सर काज होती है। प्रेशर अल्सर ये ब्लड सोर्स two mechanisms contribute to pressure ulcer development. First of all, external pressure that compress blood vessel. दूसरा है friction and shearing force. They tear and injury blood vessel and abrupt the top layer of the skin. देखिए याद रखना प्रेशर अल्सर नहीं है, प्रेशर अल्सर की दो वजूहत हो सकती है। नंबर फर्स्ट वन है एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर की रिजल्ट में क्या काज होती है भाई, सिर्फ ब्लड वेसल्स के ऊपर कंप्रेस होती है। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स कंप्रेस होती है लेकिन उसको इंजरी नहीं होती। लेकिन अगर आप देखें फ्रिक्शन या शेयरिंग फोर्स की वजह से ब्लड वेसल को इंजरी होती है, ठीक है, और इंजरी होती है, ठीक है, और इसकी वजह से जो स्किन का टॉप लेयर होती है वो एब्रप्ट होती है, ठीक है। एब्रप्ट का मतलब वो रप्चर्स होती है। अब फ्रैक्शन फोर्स क्या है, देखिए इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सिर्फ प्रेशर अल्सर के एमसीक्यू पे, तो हम देखिए कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकती हैं। तो फ्रैक्शन फोर्स क्या है, इज अ फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द स्किन सरफेस शीट रबिंग। फ्रैक्शनल फोर्स वो फोर्स है तो जो स्किन के साथ पैरेलल लगाए जाते हैं, जो स्किन के साथ पैरेलल लगाए जाते हैं, ठीक है, जिस तरह की शीट रबिंग, ठीक है। शेयरिंग फोर्स क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर कॉमन अकर ड्यू टू पोलर पोजीशन। थोड़ी सी मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहता हूँ। देखिए एक होते हैं प्रेशर, अगर कोई पेशेंट बेड पर पड़ा है, कोई पेशेंट बेड पर पड़ा है रेस्ट पोजीशन में, तो यहाँ पर स्किन स्किन का जो है ना, स्किन स्किन के ऊपर प्रेशर होती है। लेकिन जब ये पेशेंट बेड के अंदर मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है, तो तब जो प्रेशर अप्लाई होती है या जो फोर्स जनरेट होते हैं वो होते हैं फ्रिक्शन। यानी हमेशा याद रखना, अगर सिंपल प्रेशर की बात करें तो सिंपल प्रेशर तब जब पेशेंट बेड पर रेस्ट पोजीशन में होगा, लेकिन फ्रिक्शन तब जनरेट होते जब पेशेंट बेड में हरकत कर रहा होते, तो वहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होते हैं उसको कहते हैं फ्रिक्शन। अब प्रेशर प्लस फ्रिक्शन को कंबाइन करके शेयरिंग फोर्स बन जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर प्लस फ्रिक्शन कंबाइनली कॉल्ड शेयरिंग फोर्स। अब आप लोग कहते हैं फोलर पोजीशन क्या होती है। देखिए फोलर पोजीशन आप थोड़ी सी गूगल में सर्च करें तो आप लोगों को समझ आई होगी, मुझे तो समझ आती है लेकिन डायग्राम है नहीं कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो फोलर पोजीशन आप गूगल में सर्च करें, उधर आपको मिलेगा। अब अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर, सबसे पहला क्या है कि व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड नॉर्मली कैपिलरी प्रेशर, तो जब कैपिलरी के ऊपर जो डर्मस लेयर है, डर्मस लेयर के अंदर चूंकि ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती है, अगर उसके ऊपर आप प्रेशर को इंक्रीज करें तो रिजल्ट में क्या होते हैं, ओकल्जन या टेयरिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल। तो ये ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड कैपिलरी है, वो रप्चर हो जाती हैं। जब वो रप्चर्स हो जाती हैं, रेड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, रेड्यूस टिश्यू परफ्यूजन का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल ये ब्लड कैपिलरी जिसको ब्लड सप्लाई कर रहा था, जिसको ब्लड सप्लाई कर रहा था, तो चूंकि अभी तो इसको इंजरी हुई और उस टिश्यू को अच्छी तरह से ब्लड नहीं मिल रही, तो उसको ब्लड कम मिल रहा है। रिड्यूस का मतलब उसको ब्लड कम मिल रहा है। तो लास्ट में जब उस टिश्यू को ब्लड सही तरीके से नहीं मिल रहा होती, तो वो टिश्यू टाइम के साथ साथ डेथ स्टार्ट कर देती है। लेकिन चूंकि स्लोली ये डेथ होती है, इस्कीमिक का मतलब ये कि डेथ तो होती है वो टिश्यू तो मरने पे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्लोली, क्योंकि ब्लड तो डायरेक्ट नहीं स्टॉप हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लड की कमी आती है और लास्ट में उसे प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स काज होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एटियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर की बात करें तो कि एटियोलॉजी का क्या मतलब है, एटियोलॉजी का फंक्शन है अगर आप किसी डिजीज़ का खास स्टडी कर रहे हैं, एटियोलॉजी द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि हम देखेंगे कि प्रेशर अल्सर का काज क्या है, ये क्यों काज होती है। तो प्रेशर अल्सर आर ड्यू टू लोकलाइज इस्केमिया, a deficiency in the blood supply to the tissue. The tissue is compressed between two surfaces, usually the surface in the bed and bony skeleton, with greater than 32 nanometer of pressure. As a result of the tissue is deprived oxygen, other nutrient, and consequently the tissue dies. देखिए इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई टिश्यू है, दिस इज अ टिश्यू, स्पेसिफिक टिश्यू।
और ये आपके पास कोई ब्लड वेसल्स है जो इस टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं? ब्लड। अब फॉर एग्जांपल एक तरफ पे है बोन, दिस इज बोन, ठीक है, लेकिन नीचे साइड्स पे मौजूद है बेड, ठीक है, ये बेड सरफेस है नीचे वाला, और जो टॉप वाला है ये बोन। अब लॉन्ग टाइम के लिए ऊपर से बोन इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, इस ब्लड वेसल्स के ऊपर, नीचे से बेड का सरफेस, जब इधर ये प्रेशर से अप्लाई हो रही है तो फॉर एग्जांपल इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रही है इस टिश्यू को, अब इन टिश्यू को ये ब्लड जो फ्लो कर रही है ये कम पड़ जाती है, तो इस टिश्यू को जो ऑक्सीजन मिल रहा था अब उसमें कमी आ जाती है। जब ऑक्सीजन में कमी आ जाती है तो एंड टिश्यू में सेल की डेथ स्टार्ट होती है और इसको कहते हैं नेक्रोसिस। तो इधर वोंड ज़ख़म पैदा होती है, उस वोंड को कहते हैं प्रेशर अल्सर। लेकिन याद रखना यहाँ पर जो प्रेशर था ऊपर से और नीचे से, ये जो प्रेशर था ये प्रेशर हमेशा 32 नैनोमीटर होगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेशर अल्सर जो जनरेट होते हैं इसके लिए कितनी प्रेशर होनी चाहिए? 32। अगर हम बात करें कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर कि प्रेशर अल्सर कौन कौन सी जगह पे होती है, तो फर्स्ट वन है सुपाइन पोजीशन। देखिए सुपाइन पोजीशन कौन सा पोजीशन होते हैं? जब आपका फेस नहीं है, ये चेहरा जो है अगर ये आसमान की तरफ हो तो इसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। मिसाल के तौर पर ये कोई बेड है, ठीक है, ये बेड पर कोई पेशेंट पड़ा है, ये जो फेस है अगर ये ऊपर स्काई की तरफ होगा, ठीक है, तो ये होती है सुपाइन पोजीशन, ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट सुपाइन पोजीशन पर पड़ा है बेड के ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए, तो कौन कौन से इलाके होती हैं जिसको प्रेशर अल्सर का चांसेस ज़्यादा होती है? फर्स्ट वन है हील या कलकेनस। हील या कलकेनस क्या होती है? जो पाँव नहीं है, ये पाँव का जो बेक एरिया होती है इसको कहते हैं हील या कलकेनस। दूसरा होता है आपके पास सेक्रम, ठीक है। तीसरा रीजन है एल्बो, और इसके बाद आपके पास स्कैपुला एंड बैक ऑफ हेड या स्पिटल बोन। तो ये जो साइट है जब कोई बंदा सुपाइन पोजीशन पे होती है, सुपाइन पोजीशन का मतलब ये है कि बंदा ऐसा लेटा है कि उसका फेस आसमान की तरफ होगा, तो ये सुपाइन पोजीशन है। तो कौन कौन से इलाके होते हैं जिसको प्रेशर अल्सर का चांसेस ज़्यादा होती है? हील, सेक्रम, एल्बो, स्कैपुला, बैक ऑफ हेड, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट लेटरल पोजीशन पे, लेटरल पोजीशन का मतलब ये है अगर कोई पेशेंट साइड पर लेटा हुआ है बेड के ऊपर, तो मेलोलस, ठीक है, नी, ग्रेटर ट्रांचेटर, इलियम, शोल्जर, एयर, पेरिटल एंड टेम्पोरल बोन, तो इन साइड को जो होती है ना प्रेशर अल्सर की चांसेस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप लोगों को मेलोलस का पता नहीं है तो चूँकि इन चीज़ों को मैं आप लोगों को समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर ये स्लाइड में डायग्राम नहीं है, तो ज़रा आप गूगल में सर्च करें इसका इमेज तो आपको समझ आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर, दूसरा होते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन इसी तरह होती है ना कि आपका जो बेक एरिया है ना, ये बटक रीजन जो होते हैं, ये जो बटक रीजन है अगर ये ऊपर की तरफ हो, सिंपल ये कि आपका जो फेस है ना, फेस चेहरा अगर ये बेड की तरफ हो और जो बैक ऑफ द बॉडी है ना ये आसमान स्काई की तरफ होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रॉन पोजीशन। अगर आप प्रॉन पोजीशन को ज़रा गूगल में सर्च करें ना तो अच्छा होगा। अगर मैं पश्तो में बात करूँ तो प्रॉन पोजीशन चुकुम देखा ना मूंग और तुवाई चे पड़ मख और तसम लखा ना चिता को मख न दे फेस थे आगा द बेड तरफ ته او دا बकुम चुकुम शाता खेसा दा आसमान तरफ ته दे तो प्रॉन पोजीशन वेले शोखा। तो ठीक है, अगर हम बात करें ना कि प्रोन पोजीशन में कौन कौन से इलाके को प्रेशर अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये जो टोज होती है, फिलेंजेस, नीजो होती है और स्पेशली पटेला, जेनिटेलिया, मेल का जेनिटेलिया होती है, फीमेल का ब्रेस्ट ज़्यादातर होती है, शोल्जर रीजन्स होती है, चेक्स एंड्स एयर होती है, ठीक है। नो ये वो रीजन है जिसको प्रेशर अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर कोई बंदा कोई पेशेंट प्रोन पोजीशन पर रखे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है इन दो बात का, देखिए मेल जेनिटेलिया, मेल का है जेनिटेलिया, मेल जेनिटेलिया का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो अंडर ग्रोइन रीजन है जहाँ पर पीनस मौजूद है तो ये इलाका। लेकिन ये जो फीमेल का लेका है ना, फीमेल का लेका है ब्रेस्ट, ठीक है, ये जो चेस्ट रीजन होते हैं उसका, ये जो इधर चूँकि ब्रेजर्स होते हैं ना, वो ब्रेजर चूँकि चेस्ट के जो बैड्स होते हैं उसके साथ कंटेक्ट में होते हैं ना, तो उसको इनका चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रेशर अल्सर के लिए। फोलर पोजीशन, तो अगर आप लोग कहते हैं फोलर पोजीशन क्या है, मैं सिंपल इसी तरह आप लोगों को समझा सकता हूँ कि फोलर पोजीशन अगर आप चेयर में बैठे, लेकिन ये चेयर नहीं, ये जो
प्लास्टिक से बना होती है। कभी डॉक्टर्स या कभी ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी चेयर अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप उन चेयर में बैक की तरफ फोर्स लगा दे तो वो बैक पे होती है, ठीक है। तो फुलर पोजीशन आप ज़रा गूगल में सर्च करें तो आपको इमेज मिलेगा, ठीक है, कि फुलर पोजीशन कौन सा पोजीशन होते हैं। तो फुलर पोजीशन में प्रेशर अल्सर के चांसेस कौन कौन से इलाके ज़्यादा होती है? हील, पेल्विक, सेक्रम और वर्टिब्रल। तो इन 4 जगहों को जो होती है ना, प्रेशर अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर कोई पेशेंट ज़्यादा टाइम के लिए फुलर पोजीशन पे पड़ा रहे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर 2 तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक होती है, दूसरा एक्सट्रिंसिक होती है। तो अगर हम इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर की बात करें, फॉर एग्जांपल देखिए, इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब ये है कि ये वो फैक्टर है जो प्रेशर अल्सर में हेल्प देते हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को अच्छी तरह फूड नहीं मिल रहा, तो वो को प्रेशर अल्सर चांसेस उसको ज़्यादा होगा। अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन है, उससे वाटर लॉस ज़्यादा होती है, तो उसको भी प्रेशर अल्सर के चांसेस ज़्यादा है। या किसी का एज फॉर एग्जांपल 70 से बढ़ चुका है, ठीक है, तो उसको प्रेशर अल्सर का चांस ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्किन का इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है। डिक्रीज मोबिलिटी, अगर कोई बंदा सिर्फ बस बेड के ऊपर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है और वो हरकत नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसको प्रेशर अल्सर का चांसेस ज़्यादा है। इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है तो प्रेशर अल्सर का चांसेस ज़्यादा होगी। एक्सेसिव परस्पायरेशन का मतलब उससे ज़्यादा स्वीट लॉस होती है। यूरिनरी या फीकल इनकॉन्टिनेंस, देखिए ये इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब, इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि अगर कोई एक्टिविटीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, मिसाल के तौर पर यूरिन आप नॉर्मली करते हो, ये तो आपके इख्तियार में होती है, लेकिन बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं कि यूरिनेशन उसकी कंट्रोल में नहीं होती, तो उसको कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। अब मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट है, वो इनकॉन्टिन्यूस को पता भी नहीं है, उससे यूरिनेशन हुई या फीसेस सीक्रेट हुई, तो ये यूरिन और फीसेस जब स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो उस यूरिन के अंदर चूँकि अमोनिया होती है, फिर वो अमोनिया इरिटेशन काज करती है और स्किन इन्फ्लेमेशन काज करती है, तो उससे प्रेशर अल्सर की चांसेस खुद बहुत बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, मिसाल के तौर पर जो एरिया बेड के साथ कांटेक्ट में है, अगर उसका वहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो टच सेंसेशन को फील करते हैं, अगर वो कमज़ोर हो चुके हैं, उसने अपना फंक्शन लॉस किया हो गया, तो इस पेशेंट को प्रेशर अल्सर के चांसेस ज़्यादा है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो उसको डिमेंशिया पेशेंट है, उसका ब्रेन काम नहीं करती जी, कि जब उसका ब्रेन काम नहीं करती तो जाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट को पता नहीं है कि मुझे ब्लड सेल्स हुआ है या नहीं, ठीक है। एम्पायर्ड सर्कुलेशन, या किसी बंदे का सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट का सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, ब्लड सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है स्किन को, तो उनको भी प्रेशर अल्सर के चांसेस ज़्यादा होती है या इलनेस, ठीक है। इसके अलावा तो इन इंट्रिंसिक फैक्टर को आप लोगों ने याद रखना होगा, ये एमसीक्यूज़ के क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यूज़ में दिया जा सकते हैं कि दर्ज झेल में से कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर है प्रेशर अल्सर का, तो इसके लिए आपने इसको याद रखना होगा। लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर, लेकिन एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर की बात करें, अगर हम एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर की बात करें तो प्रेशर क्या है, ये भी एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। शेयर जो है, फ्रिक्शन फोर्स है, मॉइस्चर, सो दिस आर ऑल एक्सट्रिंसिक फैक्टर फॉर प्रेशर अल्सर। अदर फंक्शन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ बेड सोर्स और पुअर लिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक, इनकरेक्ट पोजिशनिंग, हार्ड सपोर्ट सरफेस। इसके अलावा जो काज हो सकते हैं प्रेशर अल्सर का या बेड सोर्स का, वो क्या हो सकते हैं, वो आपके पास इनकरेक्ट पोजीशनिंग भी हो सकती है, या अगर कोई सपोर्ट सरफेस है वो हार्ड सपोर्ट सरफेस है, या फॉर एग्जांपल आप जब पेशेंट को लेफ़्ट करते हो, उठाते हो, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो, जो आप तकनीक इस्तेमाल करते हो वो तकनीक ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये वो सारे फैक्टर है जो प्रेशर अल्सर को काज कर सकती है, लेकिन ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। चल, स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एमसीक्यूज़ बस इसी ही से आते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप लोग हैं यार जो आपने पहला पढ़ा है कि इससे एमसीक्यूज़ नहीं आते, नहीं एमसीक्यूज़ उसी भी आती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, इसको भाई रट्टा करना है, याद करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल डेप्थ ऑफ टिश्यू डैमेज देयर आर 4 स्टेज ऑफ अल्सर। अगर आप किसकी बात पे इसी बेस पे बात करें कि मिसाल के तौर पर ये जो टिश्यू डैमेज है इसका डेप्थ कितना है, तो उसकी बेस पे हम उसको 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। प्रेशर अल्सर को हम 4 स्टेज में डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4।
लेकिन इन 2007 टू न्यू स्टेज वर एडेड सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी एंड अनस्टेजेबल। 2007 से पहले प्रेशर अल्सर की कितनी स्टेज थी? 4 स्टेज थी, इसको याद रखना। 2007 में 2 स्टेज मज़ीद भी इजाफा किया प्रेशर अल्सर में। एक को कहते हैं सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी, दूसरे को हम कहते हैं अनस्टेजेबल। आगे एक एक को डिफाइन करना है। सबसे पहला है स्टेज नंबर फर्स्ट, स्किन इज इंटैक्ट एंड शो नॉन ब्लेंचेबल localized redness or erythema over body prominence. Redness remain often, pressure is released. Sign and symptom may include pain, firm, soft warm, cool compared to adjacent tissue, epidermis. बहुत ही इंटरेस्टिंग। स्टेज नंबर फर्स्ट में क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, इस चीज़ को याद रखना। कभी कभार एमसीक्यूज में देते हैं कि प्रेशर अल्सर का वो कौन सा स्टेज है जिसमें एपिडर्मस को सिर्फ वोंड हो जाता है, इन्फेक्शन होती है, तो वो है स्टेज नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक्चुअली होता क्या कि फॉर एग्जांपल जो स्किन्स है, एपिडर्मस है, तो एपिडर्मस चूँकि बेड के साथ ज़्यादा टाइम पे कांटेक्ट में होती हैं, तो यहाँ एपिडर्मस से आप इस इलाकों को देखिए, ये रेड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? रेड हो चुके हैं। और जब रेड हो चुके हैं तो इसको कहते हैं एरिथमा। अब ये स्लाइटली पेन भी फील करते हैं। क्या फील करते हैं? पेन फील करते हैं। दूसरा ये कि ये वर्म्स भी होती है। क्या होती है? वर्म्स, गर्म भी होती है। ठीक है, हाँ, ये वर्म भी होती है, पेन भी फील करते हैं। लेकिन अगर आप उसको फॉर एग्जांपल प्रेशर उससे रिमूव भी करें ना, फिर भी ये रेड होती है। सिर्फ बस इसको इतना याद रखना कि स्टेज नंबर फर्स्ट में एपिडर्मस को इन्फ्लेमेशंस होती है, इन्फ्लेमेशन टू द एपिडर्मस, वो रेड्स होते हैं, स्वेल्स होते हैं, वार्म होते हैं, पेन फील करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो स्टेज नंबर 2 है, स्टेज 2 ऑफ प्रेशर, अ पार्शियल थिकनेस ऑफ वोंड, स्पेसिफिकली the epidermis and partial thickness loss to the dermis, present in a shiny or dry shallow ulcer without slough or bruising. In this stage the ulcer may be referred as a blister ulcer या abrasion. ठीक है। तो स्टेज नंबर 2 क्या है? स्टेज नंबर 2 ये है कि फॉर एग्जांपल इसमें एपिडर्मस तो कम्प्लीटली लाज होती है, लेकिन पार्शल थिकनेस लाज होती है डर्मस का, यानी स्टेज 2 में एपिडर्मस कम्प्लीटली लाज हो जाती हैं और डर्मस को भी इन्फेक्शन हो जाती है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो वोंड होता है, इस वोंड का कलर होता है शाइनी कलर या शालो। ठीक है, शाइनी या शालो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इधर स्लफ या एस्कर या ब्रोसिंग प्रोड्यूस नहीं होती। याद रखना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि स्टेज नंबर 2 में आपके पास स्लफ प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, ये स्टेज नंबर 3 में आती है, ब्रोसिंग या एस्कर जो इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं ब्लस्टर या एबर्जन अल्सर आल्सो। तो स्टेज 3 प्रेशर अल्सर का स्टेज नंबर 3, तो यहाँ पर लिखिए कि स्किन ब्रेक विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन टू सबक्यूटेनियस लेयर, फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस, subcutaneous fat may be visible but not bone, tendon muscle is not exposed, slough may be present but not obscure the depth of tissue, may include undermining tuning epidermis, dermis, subcutaneous tissue involved। तो स्टेज नंबर 3 में क्या होती है, याद रखना, एपिडर्मस कम्प्लीटली लॉस हो जाती है, एपिडर्मस, डर्मस भी और सबक्यूटेनियस भी। तो यहाँ पर लेके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेज नंबर 3 में फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस, फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस का मतलब कि एपिडर्मस, डर्मस, सबक्यूटेनियस 3 के 3 लेयर लॉस हो। सबक्यूटेनियस तक तो स्किन लॉस होती है, लेकिन याद रखना सबक्यूटेनियस फिट में भी विजिबल, सबक्यूटेनियस फिट तो दिखाई दे रही होती, लेकिन बोन, टेंडन, मसल नॉट एक्सपोज। स्टेज नंबर 3 में फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस, तमाम की तमाम स्किन लॉस होती है, लेकिन बोन, टेंडन, मसल अभी तक एक्सपोज नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए ये भी है कि स्लफ में बी प्रेजेंट, स्लफ मौजूद होता है, स्लफ या एस्कर इधर पैदा होती है। स्टेज नंबर 3 में स्लफ एस्कर प्रोड्यूस हुआ बट नॉट एस्कर द डेप्थ ऑफ टिश्यू लॉस, लेकिन डेप्थ ऑफ टिश्यू लॉस नहीं, यानी मतलब मसल्स और बोन को अभी तक लॉस नहीं हो चुकी। यानी स्टेज नंबर 3 में सबसे पहले याद रखना एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एपिडर्मस, डर्मस, सबक्यूटेनियस 3 की 3 लेयर लॉस हुई। इसके लिए टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किए फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर बोन, टेंडन, मसल अभी तक अपीयर नहीं है। एमसीक्यूज के लिए भी कि यहाँ पर स्लव भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्टेज नंबर 4, स्किन ब्रेक विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन टू द बोन, टेंडन और मसल, full tissue loss with exposed bone, tendon or muscle. Slough or eschar may be present on some part of the bed. Often include undermining and twilling. Stage 3 and stage 4 consider full thickness wound. ठीक है, स्टेज 4 में क्या होती है कि स्किन तो कम्प्लीटली ऑलरेडी लास्ट था स्टेज नंबर 3 में। अब स्टेज नंबर 4 में बोन्स अपीयर्स होती है, बोन का भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, टेंडन का भी और मसल्स का भी। चूँकि टिश्यू स्किन और उसके साथ साथ मसल, बोन, टेंडन, लिगामेंट का भी अभी लॉस हो चुकी है, लॉस होना स्टार्ट है, इसलिए इसको कहते हैं फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस कहते हैं। और यहाँ पर स्लफ और एस्करा मौजूद होते हैं, ठीक है। और स्टेज 3 और स्टेज 4 को आप कहते हैं फुल थिकनेस वोंडियम से, किसके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी स्टेज 4 में 3 पॉइंट है। नंबर फर्स्ट तो कि स्किन कम्प्लीटली लॉस हो चुकी है, इसके अलावा बोन, मसल, टेंडन भी अपीयर हुआ, स्लफ भी मौजूद है, ठीक है। और स्टेज 3 और स्टेज 4 को कंबाइनली फुल थिकनेस वोंड कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अनस्टेजेबल की, अनस्टेजेबल फुल थिकनेस टिश्यू लॉस इन विच द बेस ऑफ अल्सर इज कवर्ड बाय स्लफ और एस्कर इन द वोंड। अनस्टेजेबल देखिए, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस चूँकि ऑलरेडी स्टेज नंबर 4 में हो चुका है। अनस्टेजेबल में होता क्या, अनस्टेजेबल में एक्चुअली होता यही कि ये जो जहाँ पर ये प्रेशर अल्सर है, इस प्रेशर अल्सर में एक फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है जिसको आप कहते हैं स्लफ या एस्कर। ये स्लफ या एस्कर कौन सी कलर का होती हैं, ये येलो, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये जो फ्लूइड दिखाई दे रही है, अगर एक ज़ख़म इतना डीप पे चला जाए कि उसके अंदर इस किस्म की फ्लूइड पैदा होती हैं, इन कलर फ्लूइड का, तो इसको कहते हैं अनस्टेजेबल स्टेज। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि द स्लफ और एस्कर मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द ट्रू स्टेज। अगर आप ट्रू स्टेज मालूम करना चाहते तो ट्रू स्टेज मालूम करने से पहले याद रखना आपने इस स्लफ को रिमूव करना है। यानी अनस्टेजेबल में मुकम्मल टिश्यू भी लॉस होती है और उसके साथ स्लफ या एस्कर भी पैदा होती है एट द बेस ऑफ वोंड, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी की, इट इज़ अ पर्पल और मैरून लोकलाइज एरिया ऑफ डिसकलर्ड इंटेक्ट स्किन और ब्लड फिल्टर ब्लिस्टर बिकॉज ऑफ डैमेज टू अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू, लेवल ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस सस्पेक्टेड टू डीप। देखिए, सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी में क्या होती है, सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी में जिस इलाके को ये वोंड हुआ, जिस इलाकों को ये वोंड हुआ जिसके अंदर ये स्लफ एस्कर मौजूद है, इसके साथ साथ आपके साथ आपको ये जो साइड पे इलाका दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो इसको जो साइड पे आपको जो इलाका दिखाई दे रही है, ठीक है, ये मैरून कलर या पर्पल कलर में चेंज होती है। मिसाल के तौर पर जिस इलाके को ये वोंड हुआ है उसके साइड वाले इस इलाके में भी सेल डेथ नेक्रोसिस स्टार्ट होती है और उधर आपके पास मैरून कलर या पर्पल कलर टिश्यू आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा अगर हम रिस्क असेसमेंट की बात करें, सेवरल स्केल एग्जिस्ट टू असेस पेशेंट एट रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर। अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इस पेशेंट का अल्सर के कौन से स्टेज में, स्टेज नंबर फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, अनस्टेजेबल में है, डीप टिश्यू में है, तो कौन सी स्टेज में, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ स्केल यूज़ करते हैं। जो स्केल नंबर फर्स्ट है उसको हम कहते हैं नॉर्टन स्केल, ठीक है। जो सेकंड स्केल्स है उसको हम कहते हैं ब्रेडन स्केल, जो थर्ड वन है उसको हम कहते हैं वाटर लो स्केल। बिसाइड दिस वी आल्सो यूज पुश 3.0 टूल फॉर मॉनिटरिंग। पुश का मतलब है पुश, अल्सर स्केल, फरेलिंग। ये जो फर्स्ट 3 स्केल्स है, नॉर्टन, ब्रेडन, वाटर लो स्केल, ये आपको बता रही है कि ये प्रेशर अल्सर कौन से स्टेज में है। लेकिन ये जो पुश तकनीक है ये आपको बता ये प्रेशर अल्सर बाई को हेलिंग के कौन से स्टेज में है। यानी जो फर्स्ट 3 स्केल्स है ये आपको बता रहा है क्या स्टेज नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। और ये जो पुश स्टेज है आपको बता रहा है
कि हेलिंग प्रोसेस कौन से स्टेज में, मतलब ये जो वोंड है अब ये रिकवर होने वाला है, लेकिन कौन रिकवरी की कौन से स्टेज पर है, ठीक है। तो उसके लिए आपने पोस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करना होगी। तो अगर हम बात करें प्रेशर अल्सर मैनेजमेंट की, तो प्रेशर अल्सर मैनेजमेंट का टॉप पार्ट है, एक होते हैं प्रिवेंशन, दूसरा होते हैं ट्रीटमेंट। अब अगर हम बात करें प्रिवेंशन का, बेड सोर्स आर इजियर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट, ऑल्दो वोंड कैन डेवलप एंड स्पॉट ऑफ द मोस्ट स्क्रोपोलस केयर इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट देम इन मैनी केसेस। देखिए प्रिवेंशन बहुत ईजी है, अगर आप प्रेशर अल्सर की प्रिवेंशन करना चाहते तो उसका प्रिवेंशन बहुत ईजी है ट्रीटमेंट के मुकाबले में, ठीक है। तो आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे, सबसे पहला पोजीशन चेंज, अपने पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है, मतलब अगर वो सुपाइन पोजीशन पे तो कभी लेफ़्ट लेटरल पे, कभी राइट लेटरल पे, कभी उसको प्रोन पोजीशन पे, कभी उसको फ्लोर पोजीशन फुलर पोजीशन पे, कभी उसको सेटिंग पोजीशन पे, कभी उसको सीम पोजीशन पे, यानी डिफरेंट पोजीशन देना होगा ताकि उसको प्रेशर अल्सर के चांसेस कम हो। दूसरा स्किन इंस्पेक्शन, स्किन इंस्पेक्शन यानी आपने स्किन का बार बार जायज़ा लेना होगी। थर्ड आपके पास आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि आपने उसको भाई हेल्थी फूड देना है, ठीक है। तो फिर उसको प्रेशर अल्सर का चांसेस ज़्यादा कम होगा, लेकिन अगर आप उसको न्यूट्रिशन यानी हेल्थी फूड नहीं देते तो जाहिर सी बात है कि उसको फिर प्रेशर अल्सर का चांसेस ज़्यादा होगा। लाइफ स्टाइल चेंजेस मतलब उसको भाई नहाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, यूज़ प्रेशर रेलविंग डिवाइस, और आपने ऐसे डिवाइस को यूज़ करना है जहाँ पर प्रेशर अल्सर को रिड्यूस करें। मिसाल के तौर पर एयर मैट्रेसेस, वाटर मैट्रेसेस वगैरह को यूज़ करना है। और कि हम एक एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है पोजीशन चेंजेस, चेंजिंग पोजीशन फ्रिक्वेंटली एंड कंसिस्टेंटली इज ए क्यूरिकल टू प्रिवेंट बैड सोर्स। ठीक है, बेड, ये जो पेशेंट का पोजीशन है ये आपने बार बार चेंज करना है, ठीक है, और बार बार चेंज करना है, कभी सोपाइन से प्रोन, कभी लेटरल, कभी सेटिंग, कभी फ्लोर, कभी सीम पोजीशन पे, ठीक है। एक्सपर्ट एडवाइस शिफ्टिंग पोजीशन अबाउट एवरी 15 मिनट दैट यू आर इन व्हील चेयर। अगर कोई पेशेंट व्हील चेयर में है तो आपने हर 15 मिनट के बाद उसकी पोजीशन चेंज करना है। वंस एवरी 2 आवर इवन ड्यूरिंग द नाइट इफ़ यू स्पेंड मोस्ट योर टाइम इन बेड। लेकिन अगर कोई पेशेंट बेड पर है, कम से कम 2 घंटे के बाद आपने उसका पोजीशन चेंज करना है। 2 घंटे से ज़्यादा टाइम एक पोजीशन पे नहीं लेटना, क्योंकि फिर प्रेशर अल्सर का चांसेस ज़्यादा होगी। पोजीशन चेंज का मतलब ये है कि आपने पोजीशन की बार अपने पेशेंट की बार बार पोजीशन चेंज करना है डिफरेंट पोजीशन पे। अगर कोई पेशेंट व्हील चेयर में है तो हर 15 मिनट, लेकिन अगर कोई बेड पर पड़ा है तो 2 घंटे के बाद, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्किन इंस्पेक्शन की, डेली स्किन इंस्पेक्शन फॉर प्रेशर अल्सर स्किन केयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। इसका मतलब ये, स्किन इंस्पेक्शन का मतलब होता है जायज़ा लेना। आपने उसकी स्किन का जायज़ा लेना होगी, स्किन का इंस्पेक्शन करना होगी। क्यों करना होगी, आपने देखना होगी कि कभी उसकी स्किन को प्रेशर अल्सर तो नहीं हुआ है, या अगर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल उसकी स्किन को ऑलरेडी प्रेशर अल्सर हो चुका है तो आपने इसलिए उसको इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि अगर फर्स्ट वो स्टेज नंबर फर्स्ट में था तो ऐसा नहीं कि वो स्टेज नंबर 2 पे चला गया हो या 3 पे चला गया हो, तो आपने उसकी स्किन को बार बार इंस्पेक्ट करना है, उसका जायज़ा लेना है। न्यूट्रिशन, a healthy diet is important in preventing skin breakdown and in wound healing। देखिए अगर आप हेल्दी डाइट खा लें तो जाहिर सी बात है आपको वोंड का, आपको इंजरी का चांसेस कम होगा। लेकिन अगर कभी इंजरी हुई, वोंड हुआ, स्किन ब्रेक हुआ, तो अगर आप अच्छी तरह न्यूट्रिशन हेल्दी डाइट लेते हो तो वोंड हेलिंग, इसी ज़ख्म का जो रिकवरी होगा वो भी तेज़ होगा। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं खाते तो आपको फिर स्किन इंजरी का चांसेस भी ज़्यादा होगी। अगर एक बार इंजरी हुई तो फिर उसका जो हेलिंग रिकवरी प्रोसेस है वो भी स्लो होगा। Adequate hydration to maintain the skin integrity, because inadequate intake of calories, protein, vitamin, iron are believed to be risk factor for pressure ulcer development। तो आपका न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, प्रोटीन इन्वॉल्व है, विटामिन इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप ऐसे न्यूट्रिशन इसको यूज़ करेंगे। प्रिवेंशन में से जो फोर्थ वन आता है लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, उसका नॉर्मल पेशा है, अब वो हॉस्पिटल में किसी वार्ड में एडमिट है, बेड पर पड़ा है, तो अब जो जो लामा सामा पॉलिसी हैं तो इसके मुताबिक पेशेंट को होनी चाहिए कि वह अपनी स्मोकिंग प्रोसेस को कम करे, तंबाकू नोशी को कम करे। और दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज, डेली एक्टिविटी इम्प्रूव सर्कुलेशन। चूँकि पेशेंट बेड पर पड़ा है तो पेशेंट को आपने इंकरेज करना होगी ताकि वो कुछ एक्टिविटीज़ करे, एक्सरसाइज करे, ताकि वो उसका जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहे।
प्रेशर रेलविंग डिवाइस शेयर इज एयर मैट्रेसेस वाटर मैट्रेसेस। तो आपने उसके अगर प्रेशर को रिड्यूस करना है, क्योंकि प्रेशर की वजह से एक्चुअली तो प्रेशर अल्सर काज हुई, अगर आप उसकी प्रेशर को कम करना चाहते हैं तो आपने एयर मैट्रेसेस को यूज़ करना है, वाटर मैट्रेसेस को यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग ज़रा गूगल में सर्च करें, उसकी इमेजेस आपको मिलेगी, ठीक है। सो प्रिवेंशन फोकस ऑन लोकल प्रेशर रिडक्शन, स्किन केयर, इम्प्रूव जनरल कंडीशन। अगर आप उसको प्रेशर अल्सर से उसकी प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो आपने दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगी। आपने उसकी प्रेशर को रिड्यूस करना है, उसका स्किन का ख्याल रखना है, और उसके जनरल कंडीशन, उसके सफाई का भी ख्याल रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, चेंजिंग पोजीशन ऑफ, बार बार आपने उसकी पोजीशन को चेंज करना है। यूजिंग सपोर्ट सरफेस, पेशेंट को आपने सपोर्ट सरफेस भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसका जो बेड है ना, बेड शीट भी चेंज करना है अगर उसने उसके ऊपर यूरिन किया, ठीक है। पीलो कवर भी चेंज करना है, डिफरेंट चीज़ों को आपने चेंज करना होगी। क्लीनिंग, सफाई का भी ख्याल रखना होगी। कंट्रोलिंग इनकॉन्टीनेंस, आपने कोशिश करना होगी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट है उससे यूरिनेशन हो रहा है और उसको पता भी नहीं, तो आपने ऐसे तकनीक को यूज़ करना होगी ताकि उसको कम से कम यह अंदाज़ा तो हो जाए कि मुझे अभी अभी यूरिन करना है, ठीक है। रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू, अगर कोई टिश्यू कहाँ पर डैमेज है तो आपने उसको भी रिमूव करना होगी। ड्रेसिंग, साफ कपड़े पहनना होगी। ओरल एंटीबायोटिक, भाई एंटीबायोटिक भी देना होगी प्रेशर अल्सर को रिड्यूस करने के लिए। हेल्थी डाइट देना होगी, फूड अच्छी तरह सा फूड, सर्जिकल रिपेयर भी। रूल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर्स, एक नर्स का क्या रोल हो सकती है कि वो पेशेंट को बेड सोर से बचाए। द नर्स मस्ट कंटिन्यूसली असिस्ट द क्लाइंट हु आर एट द रिस्क ऑफ प्रिवेंशन अल्सर डेवलपमेंट। तो असेसमेंट द क्लाइंट फॉर, फर्स्ट वन है द प्री डिस्पोजिशन फैक्टर फॉर बेड सोर्स डेवलपमेंट। सबसे पहले आपने ये देखना होगी कि इस पेशेंट को जो बेड सोर्स हो चुका है इसका पहला पोजीशन कैसा था। तो मिसाल के तौर पर अगर पहला पोजीशन सुपाइन पोजीशन है तो फिर आपने उसको सुपाइन पोजीशन पे नहीं छोड़ना होगी, क्योंकि सुपाइन पोजीशन की वजह से तो उसको बेड सोर्स हो चुका है। तो अभी प्रोन पोजीशन को आपने यूज़ करना होगी, फोल्ड और सेटिंग पोजीशन को आपने यूज़ करना होगी। स्किन कंडीशन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम एक दिन में 2 बार तो आपने उसका स्किन का भी जायज़ा लेना होगी। इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइड, जिस इलाके पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रही है उसका भी आपने इंस्पेक्ट जायज़ा लेना होगी। पालपेट द स्किन फॉर इंक्रीज वार्मथ, और जो उसकी स्किन है ना उसको आपने पालपेट करना होगी। पालपेट का मतलब उसको थोड़ी सी प्रेशर अप्लाई करना होगी पैर छोड़ के, प्रेशर, ताकि वो गर्म हो जाए। इंस्पेक्ट ऑफ ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन, ब्रेक इन स्किन, आपने ये भी देखना होगी कि अभी ये उसकी स्किन ड्राई है, मॉइस्ट है, ब्रेक्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लाइंट की असेसमेंट है, जो आप प्रेशर अल्सर से इसी वजह से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रूल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर्स, के नर्स के क्या रोल हो सकती हैं कि वो पेशेंट को बेड सोर से बचाए। तो फर्स्ट वन क्या है, इवोल्वेट लेवल ऑफ मोबिलिटी, उसको मोबिलिटी में हेल्प दे, एक्सरसाइज में हेल्प दे, पेशेंट को इंकरेज करे ताकि वो एक्सरसाइज करे। इवोल्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस, उसका सर्कुलेटरी स्टेटस देखे कि अभी उसका ब्लड सप्लाई कैसे है बॉडी को, डिफरेंट पार्ट को। एसेस न्यूरोवस्कुलर स्टेटस, उसका अपनी न्यूरोवस्कुलर स्टेटस देखनी होगी, भाई पेशेंट मेंटल स्टेटस कैसे है। डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ इनकॉन्टीनेंस, आपने ये देखना होगी कब पेशेंट खुद के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। इवालवेट न्यूट्रिशनल एंड हाइड्रेशनल स्टेटस, अपने पेशेंट का न्यूट्रिशन चेक करना है, हाइड्रेशन चेक करना है, और प्रेजेंट या करंट हेल्थ प्रॉब्लम भी चेक करना है कि उसका करंट हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। तो इसी की वजह से जो हमारा मेन चीज़ था रिलेटेड टू द एमसीक्यूज़, वो प्रेशर अल्सर की हमने पढ़ा, हमने रीड आउट किया। यकीन है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हद तक समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।